तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ झील महल की राजकुमारी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रजतगढ़ के राजा रजनीकांत का स्वभाव भी बड़ा अजीब था। पल में वह क्रोध से आंख बबूला हो जाता तो अगले ही पल बेहद शांत व धीर गंभीर विचारशील प्रकृति की दिखाई देने लगता। एक रात जब वह सो रहा था तभी किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनकर अचानक ही राजा रजनीकांत की नींद उचट गई। आज बीरज में होरी खेलत नंदलाल आए, यह क्या, आने वाली है दीपावली और इतनी रात बीते कोई होली का गीत गा रहा है। मगर गा बहुत अच्छा रहा है। राजमहल से कुछ दूर गांव एक छोटा सा मंदिर था जहां एक नौजवान चौकीदार रहता था। वह पूजा के समय आरती करने या घंटे घड़ियाल बजाने के अलावा दिन भर था तो आवारागर्दी करता था और जोर जोर से गाना गाया करता था, मानो गाने की जब उसे सनक सवार होती तो वह न दिन देखता न ही रात, जोर जोर से लंबी तान अलापने लगता। उस रात वह जब यूं ही जोर जोर से गा रहा था तो राजा रजनीकांत ने उसकी आवाज़ सुनी और अरे कोई है। राजा की आवाज़ सुनते ही एक सेवक तुरंत ही महाराज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। महाराज की जय हो। सेवक हाजिर है अन्नदाता, क्या हुक्म है, आज्ञा दीजिए। मंदिर के पास बगीचे में कौन गाना गा रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। महल के पहरे पर तैनात सैनिकों ने राजाज्ञा पाते ही मंदिर के निकटवर्ती बगीचे में चोखेलाल को धर पकड़ा और आनंद फानंद में उसे घिसटते हुए राजा राजा रजनीकांत के समक्ष ले आए। दुहाई हो महाराज, मुझ गरीब को नाहक पकड़ लिया है। मैं आपके सैनिक नहा के पकड़ लिया आपके सैनिकों ने। मैंने कोई कसूर नहीं किया, कहीं चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, मैं तो किसी की नाक में तिनका तक नहीं किया महाराज। ठीक है, मगर अभी मंदिर के पास के बगीचे में गाना तो तुम ही गा रहे थे ना। ग ग ग ग गाना ग ग गलती हो गई महाराज, कान पकड़ता हूँ। अब मैं तो क्या, मेरी अगली पिछली 7 पीढ़ियों में भी कोई गाना नहीं गाएगा। चोखेलाल को बुरी तरह भयभीत देख राजा रजनीकांत को हंसी आ गई। हा हो। तुम व्यर्थ डर रहे हो जवान, हमने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा गाना हमें बहुत पसंद आया है और इतना बढ़िया गाने वाला व्यक्ति हमसे हमारे दरबार से अब तक कैसे दूर रह गया। तुम कल सुबह ही हमारे राज दरबार में आओ जवान। क्या नाम है तुम्हारा? ज ज चोखेलाल। वाह चोखेलाल, बड़ा चोखा गाते हो तुम। कल राज दरबार में आना, तब हम ढेर सारा इनाम भी देंगे तुम्हें। अगले दिन चोखेलाल जब राज दरबार पहुंचा तो उसके भाग्य ही जाग गए। किसी राज्य का महाराज होना भी कितनी गर्व की बात है। काश मैं भी कोई राजा महाराजा होता। राजा रजनीकांत ने उसे ढेर सारे इनामों से लाद दिया और फिर चोखेलाल राजा रजनीकांत के राज दरबार का एक सम्मानित दरबारी बन गया। धीरे धीरे उसने राजा के प्रिय दरबारियों और सलाहकारों में अपना एक अलग ही स्थान बना लिया। राजा अक्सर सोचा करता, चोखेलाल की आवाज़ में कितनी मिठास है, उसका गाना सुनकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है, कितनी सुख शांति भरी नींद आती है। एक रात दिन भर का थका हारा राजा रजनीकांत कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। आहा, जंगल में यह कितनी सुंदर झील है। झील में कितनी प्यारी प्यारी बतखें तैर रही है। इन बतखों को तैरता देखकर तो मेरा भी दिल झील में तैरने को हो रहा है। क्यों ना 1-2 बार डुबकी मार लूं। और राजा रजनीकांत ने कपड़े उतारकर जैसे ही झील में डुबकी लगाई, छपाक, अचानक उस झील में ही एक महल दिखाई देने लगा। अरे वाह, कितना सुंदर महल है। मगर इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। फिर भी इस एक नज़र महल के अंदर जाकर देखूं तो सही। जैसे ही राजा रजनीकांत झील के महल में प्रविष्ट हुआ, अरे यह क्या, झील का सारा जल गायब और उस तरफ उस पलंग पर कौन सुंदरी विश्राम कर रही है। उफ, कितनी सुंदर युवती। मैं इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। रजतगढ़ की महारानी बनने योग्य इस जैसी सुंदर कन्या भला मुझे और कहाँ मिलेगी। तभी वह अदिति सुंदरी सोते सोते ही मुस्कुराई तो उफ, अब और नहीं रहा जाता। इसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। मगर मैं हूँ कहाँ, यह कौन सी जगह है। क्यों न इस सुंदरी को जगाकर इसी से पूछूं। राजा रजनीकांत स्वप्न लोक में विचरता उस अद्वितीय सुंदरी के पलंग की ओर बढ़ा ही था कि उस रोज आधी रात बीते नींद न आने के कारण चोखेलाल ने बगीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। मैया मोरी मैं नहीं तरबूज खायो। उस दिन चोखेलाल की बेवक्त की रागिनी से राजा रजनीकांत की नींद अचानक ही टूट पड़ी। मारे क्रोध के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जबकि राजा के क्रोध से बेखबर चोखेलाल हमेशा की तरह अपनी ही धुन में गाया जा रहा था। मैया मोरी मैं नहीं तरबूज खायो, तरबूज के धोखे में मैं खरबूजा ले आयो। अरे कोई है? जी महाराज। फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को हमारे सामने पेश किया जाए। राजा रजनीकांत के मुंह से आवाज निकलने की देर थी। हुक्म पाते ही सैनिकों ने चोखेलाल को
मुस्के कस उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत करने में जरा भी देने लगा। ही महाराज की जय हो। हे आज भी आपको मेरा गाना बहुत पसंद आया। हो मैं जानता था महाराज की गाना आपको जरूर पसंद आएगा। इनाम के लिए मैं सवेरे राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। खामोश बेवकूफ़ नालायक गधे, तेरी वजह से हम अपनी स्वप्न सुंदरी को खो बैठे। आह जंगल की झील के महल में उसे देखकर हम अपनी सूध बूध खो बैठे थे, मगर तेरे बेवक्त के बेसुरे राग ने हमारी नींद तोड़ दी। हम अपनी प्राण प्यारी से उसका पता भी नहीं पूछ सके। सैनिकों ले जाओ इसे जंगल में और धड़ से गर्दन अलग कर दो इसकी। मगर महाराज चोखेलाल लाख चिल्लाया, मगर महाराज रजनीकांत को उस पर तरस न आया। सैनिक घसीटते हुए चोखेलाल को जंगल की ओर ले गए। चोखेलाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों में से एक ने उसकी गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तलवार ऊपर उठाई थी कि नहीं मत मारो, मुझे दया करो मुझ पर। महाराज अचानक ही अपना सुंदर सपना टूट जाने के कारण मुझसे नाराज हो गए हैं, किंतु कल जब उनका गुस्सा शांत होगा तो वह मुझे मारने के अपराध में तुम दोनों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिक ने परस्पर विचार विमर्श किया। भाई बोलो राम, यह चोखेलाल कहे तो ठीक ही रहा है। आज महाराज ने इसे रात को गाने की सजा दी है, मगर एक दिन इनाम भी तो दिया था ऐसे ही रात को गाने पर। तोलो राम भाई, तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने दया करके चोखेलाल को छोड़ दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दे दी कि वह भूल कर भी रजतगढ़ की सीमा में दोबारा कदम न रखे। हे भगवान, आज तो बचा दी तूने मेरी जान। अरे ओ नीली छतरी वाले, तू है बड़ा महान। और फिर चोखेलाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल की ओर वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। क्रोध में चोखेलाल का सिर धड़ से अलग करने का आदेश देने के बाद राजा रजनीकांत ने फिर कभी उसका ख्याल ही न किया था, मगर एक रात जब वह सोया हुआ था, सुंदर सपनों में खोया हुआ था, छपाक उसे हूबहू वही सपना दिखाई दिया जिसकी अचानक टूट जाने पर एक बार उसने चोखेलाल का सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दे डाला था। इस बार भी झील में तैरता राजा झील के महल तक जा पहुंचा। झील के महल में प्रविष्ट होकर राजा महल के भीतर भाग में एक सुंदर से पलंग पर सोती अद्वितीय सुंदरी के निकट पहुंच गया और उफ, वही है यह मेरे सपनों की रानी। आह, आज मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। किंतु राजा रजनीकांत की इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो उसे चोखेलाल के गाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी थी। आज तो चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वातावरण में झिंगुरों की आवाज़ अथवा तेज हवा चलने से उत्पन्न साए साए की आवाज़ भी नहीं गूंज रही थी। यह क्या, आज तो हर तरफ गहरा सन्नाटा है, चारों तरफ शांति छाई हुई है। किसी प्रकार का शोर नहीं है, यहाँ तक कि चोखेलाल के गाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। फिर भी आह, मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपनी स्वप्न सुंदरी से बात भी नहीं कर सका। उफ, मैंने बेचारे चोखेलाल को फिर तो नाहक ही मरवाया। बेचारा कितना अच्छा गाता था। उस रोज से रजनीकांत लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी गई स्वप्न सुंदरी की कल्पना से वह बेचैन रहने लगा। आहा, कहाँ मिलोगी तुम प्रिय प्राणेश्वरी, कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें। इधर जंगल में भटकता भटकता चोखेलाल कई दिनों के मैले कपड़े कुचेले पहने एक दिन अचानक ही पहुंच गया एक झील के किनारे। हे भगवान, अब तो जिंदगी भर छिप छिप कर ही रहना होगा। अगर मुझे किसी ने देख लिया और महाराज को मेरे जीवित होने की बात बता दी तो मेरी खैर नहीं। अरे यह क्या, ओह कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों न इस झील में आज जी भर का नहा लूं। नहाने का विचार करके चोखेलाल ने अपने मैले कुचले कपड़े उतारे और छपाक झील में कूद पड़ा। और झील में कूदते ही आए, यह सुंदर सा शानदार महल किसका है। इस झील के महल में भला कौन रहता होगा। अपने कौतूहल को शांत करने के लिए चोखेलाल झील के महल में प्रविष्ट हुआ। बाप रे, वह उस पलंग पर कौन सो रही है। उफ, कितनी सुंदर है। जरूर यहाँ की राजकुमारी होगी। भाग लूँ, कहीं मुझे अपने सैनिकों से पकड़वा कर यह भी सिर धड़ से अलग कर देने का आज्ञा न दे दे। डर के मारे चोखेलाल जैसे ही पलटकर भागने को हुआ, अचानक एक तेज आवाज़ गूंज उठी। ठहरो, आए, यह आवाज़ है तो सुरीली, मगर मुझे तो डर लग रहा है। उफ, अरे मैं आया तो था झील में नहाने, मगर इस झील के महल में तो जरा भी जल नहीं है। डरते डरते चोखेलाल ने पलट कर देखा तो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। झील महल की अदिति सुंदरी को देख चोखेलाल बुरी तरह हड़बड़ा गया। हड़बड़ा कर घबराए हुए स्वर में बोला, ज जी मैं कोई नहीं हूँ रानी जी, मैं तो बस गलती से यहाँ आ गया। चोखेलाल की घबराहट देखकर वह अदिति सुंदरी हंस पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, कई बरसों से मैं इस झील में आराम कर रही हूँ, चैन से रहती आई हूँ। आज तक कोई पुरुष इस महल में नहीं आया। यह पहला पुरुष है जो अचानक इस झील के महल में आया है।
कौन जाने मुझे शाप मुक्ति दिलाने के लिए इसे धर्मपिता वरुण ने मेरा वर बनाकर यहाँ भेजा हो, किंतु यह मेरे योग्य है भी या नहीं। इसने मुझे रानी जी कहकर संबोधित किया है। जरूर यह कोई साधारण व्यक्ति है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। कुछ देर सोच विचार के बाद उस अदिति सुंदरी ने चोखेलाल से कहा, सुनो युवक, तुम जब यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो। यहाँ तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तड़ तड़ कहने के साथ ही अदिति सुंदरी ने दोनों हाथों से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां प्रस्तुत हुई। हम हाजिर है राजकुमारी जी, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा की जाए। यह युवक हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरह तैयार करके भोजनालय में ले आओ। चारों दासियां चोखेलाल को सुगंधित स्नानागार में ले गई। उफ, यहाँ तो बड़ी तेज खुशबू है, कितना चमचमाता हुआ स्नानागार है। जल्दी से 2 लोटे पानी उलीच कर बाहर निकल लूँ। स्नानागार गंदा हो गया तो रानी जी कहीं नाराज ना हो जाए। अरे, यह दासियां अभी तक यहाँ खड़ी क्यों है? अरे, आप लोग यहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे की ओर देखती हुई मुस्कुराई और फिर खिलखिलाती हुई वहां से चली गई। अद्वितीय सुंदरी अपनी राजकुमारी को चारों दासियों ने बताया, उफ, कितना बुद्धू आदमी है। राजकुमारी जी, आपके लायक तो हरगिज नहीं है। हमसे कहता है आप यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। सच राजकुमारी जी, यह तो कोई बड़ा ही सीधा साधा सा बुद्धू आदमी है। अरे, अभी से तुम लोगों ने फैसला भी कर लिया? उसे तैयार तो होने लेने दो। हाँ, यह भी ठीक है, आओ जरा देखे, तैयार हो ही गया हो शायद। चोखेलाल 2 लोटे पानी उलीच कर नहा तो लिया, मगर कपड़े तो वह झील के बाहर छोड़ आया था, किंतु पहनने के ख्याल से उसे अधिक समय परेशान न होना पड़ा। आइए, आपको वस्त्रालय में ले चले। चारों दासियां चोखेलाल को झील के महल के एक भाग में स्थित शानदार वस्त्रगृह में ले गई। वहाँ एक से एक सुंदर व बेशकीमती सैकड़ों वस्त्र थे। उफ, यहाँ तो मुझे अपने लायक कपड़े भी नजर नहीं आ रहे। अरे नहीं, वो है तो। और चोखेलाल ने चूने कोने में लटके हुए साधारण से वस्त्र, फिर उन वस्त्रों को पहन वह चारों दासियों के साथ झील के महल के एक भाग में स्थित विशाल व सुंदर भोजनालय में पहुंचा। विराजी अतिथि, यहाँ हर प्रकार का भोजन पकवान मिष्ठान है। जैसा भोजन आपको रोज रुचिकर लगता हो उसे ग्रहण कर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। डरते डरते चोखेलाल साधारण सी कुर्सी पर बैठ गया। फिर, हे भगवान, इतने सारे पकवान, मिष्ठान, फल आदि, मगर मैं तो रोज ही दाल रोटी ही खाता रहा हूँ। यह सब खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। मेज पर सोने चांदी और पीतल की सुंदर तस्तरियाँ रखी थी। चोखेलाल ने डरते डरते पीतल की तस्तरी ली और दाल रोटी चावल उसमें लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी देर में गपागप भोजन मुंह में ठूसते हुए पीतल की तस्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। डकार। उसके बाद अदिति सुंदरी की आज्ञा पाकर चारों दासियों चोखेलाल को एक सुंदर शानदार शयन कक्ष में ले गई। वहां शानदार पलंग भी बिछा था और पलंग के निकट ही जमीन पर बिछी थी एक दरी। उफ, यह पलंग तो बड़ा गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी नहीं सो सकूंगा। मुझे तो खुरखुरी चारपाई, तख्त या जमीन पर ही सोने की आदत है। ऐसा करता हूँ, मैं इस दरी पर ही सो जाता हूँ। और फिर सोया तो चोखेलाल बड़े मजे में था, किंतु जागा तो अरे, यह क्या, मैं फिर से झील के किनारे कैसे आ गया? सोया तो मैं झील महल में था, किंतु तो क्या मैं सोते हुए केवल सपना देख रहा था? नहीं, सपना नहीं हो सकता। मेरे बदन पर जो कपड़े हैं वह मेरे नहीं हैं। यह तो मैंने झील के महल में ही पहने थे। आए तो क्या यह हमारे रजतगढ़ के महाराजा के सपने वाली जगह थी? और झील की सुंदरी जरूर महाराज के स्वप्न की सुंदरी रही होगी। मुझे यह सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर कैसे? उन्होंने तो मुझे मृत्युदंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दे दी थी। तो क्या हुआ? मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती? महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी तो दंड उन्हीं सैनिकों को ही मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज इनाम ही देंगे। अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके स्वप्न वाली झील की सुंदरी को ढूंढ निकाला है। और उधर झील के महल में उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी ही कोई पराक्रमी प्रतापी वीर पुरुष यहाँ अवश्य आएगा और हमें इस झील के महल की कैद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा रजनीकांत उस रात भी अपनी स्वप्न सुंदरी के ख्यालों में खोया, एक पल भी सोया नहीं रह सका। रात आधी से ज़्यादा बीत गई तो अरे, यह कैसी आवाज़ है? आवाज़ तो चोखेलाल की आवाज़ जैसी लग रही है, किंतु वह तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा रजनीकांत ने सैनिकों को गाना गाने वाले को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक गाने वाले को पकड़ लाने के लिए चल दिए। फिर जब सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल को देख राजा रजनीकांत आश्चर्य में पड़ गया। अरे चोखेलाल, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार देने का, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया था।
आपने जिन्हें मुझे मारने का आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं, इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ। मालिक, मैंने जंगल में एक बड़ी सी सुंदर झील देखी है। उस झील में एक सुंदर सा महल था। उस महल में मैंने अप्सरा जैसी एक राजकन्या को देखा महाराज। क्या कमाल है, यह तो बिल्कुल मेरे स्वप्न की बात कर रहा है। इसका मतलब है चोखेलाल की मदद से मैं अपने सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी तक पहुंच सकता हूं। अच्छा हुआ सैनिक बोलोराम और सैनिक तोलोराम ने मेरी मूर्खतापूर्ण आज्ञा न मानकर चोखेलाल को जीवित छोड़ दिया, अन्यथा मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद पहले तो राजा रजनीकांत ने स्वयं राजा होते हुए भी अपने राज्य के मामूली से व्यक्ति चोखेलाल से निसंकोच माफ़ी मांगी, और फिर चोखेलाल, मुझे तुरंत ही जल्द से जल्द उस झील तक ले चलो जहाँ मेरे सपनों की रानी मेरे प्राणेश्वरी रहती है। बदले में तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे, यही तो मैं चाहता था। एक बार आप खुश हो जाइए महाराज, फिर तो मुझे ही आपका महामंत्री बनना है। और फिर अगले दिन राजा रजनीकांत ने अपने विश्वस्त वयोवृद्ध मंत्री को राजकाज संभालने का आदेश दिया और स्वयं चोखेलाल के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर बाद आखिरकार, आहा, हम झील के किनारे आ पहुंचे हैं महाराज। क्या सच? राजा रजनीकांत व चोखेलाल ने अपने वस्त्र झील के किनारे उतार झील में डुबकी लगाई और दोनों कुछ ही देर में झील के महल में पहुंच गए। महल में प्रविष्ट होते ही राजा रजनीकांत पलंग पर लेटी सो रही अद्वितीय सुंदरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। यही है मेरे सपनों की रानी, मेरी स्वप्न सुंदरी। आह, अब मैं अपनी प्राणेश्वरी को साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। सोती ही अद्वितीय सुंदरी आहट पाकर एकाएक ही जागृत हो उठी। ओह, तुम फिर यहाँ आ गए जवान। इस बार यह अपने साथ किसे लाए हो? हमें राजा रजनीकांत कहते हैं सुंदरी, और हम यहाँ से तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। यह सुंदर सजीला नौजवान लगता तो कोई वीर वीर पराक्रमी राजा ही है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और फिर, ओहो, तो आप राजा हैं। हमारे झील के महल में आने की कैसे तकलीफ की आपने? तकलीफ? हमने तो यहाँ तक आने में कोई तकलीफ नहीं की सुंदरी। हाँ, यदि हम यहाँ तक नहीं आ पाते तो शायद तुम्हारे स्वप्न देखते देखते प्राण ही त्याग देते। हमारे महाराज रोज स्वप्न में आपको देखा करते थे रानी जी। उनके दिन का चैन, रात का आराम, दिल का करार, सब कुछ आपकी सुंदर छवि सपनों में देखते देखते ही छिन गया था। ओह, तब तो आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए राजन। अवश्य, किंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन और इस झील के महल में क्यों रहती हो? मैं यहाँ एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ राजन। मैं पृथ्वी के एक सुंदर राज्य सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन की इकलौती पुत्री चंद्रिका हूँ। एक बार सूर्यनगर से बाहर मैं अपने 4 सखियों के साथ शिकार के लिए निकली। मुझे एक सुंदर बतख इस झील में तैरती दिखाई दी। दिन भर कोई अच्छा शिकार हाथ न लगने के कारण मैंने उस बतख को ही अपने तीर का निशाना बना लिया। आह नहीं! बतख को पकड़ने के लिए मैं अपने चारों दासियों से झील में कूदी। अपने शिकार को लिए बिना मैं वापस अपने राजमहल नहीं लौटना चाहती थी, और फिर झील में जैसे कोई चुंबकीय शक्ति हमें खींचती हुई झील के महल में ले आई। आह, वरुण पिता, इस पाषाण हृदय राजकन्या ने अपने मनोरंजन के लिए मेरी जान ले ली। फिर झील के उस राजकुमार ने तड़प तड़प कर मुझसे यह कहते हुए प्राण त्याग दिए, निर्दयी, निष्ठुर, निर्मोही राजकन्या, अब तू इस महल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगी। निरीह लोगों पर अत्याचार करने का तेरे लिए यही सजा है। नहीं नहीं, मेरी भूल क्षमा कर दो दयालु झील कुमार। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अब किसी जीव जंतु पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगी। तभी वहां प्रकट हुए जल देवता वरुण। वह झील का राजकुमार उन्हीं का मानस पुत्र था। वरुण देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा यहाँ कैदी नहीं रहोगी। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर पराक्रमी राजा या राजकुमार इस झील में आएगा, तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त करा ले जाएगा। किंतु यह ध्यान रखना कि तुमने अपना पति चुनने में यदि कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इसी झील महल में कैद रह जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका ने सारी बातें जानने के पश्चात राजा रजनीकांत ने तुरंत गंभीरता से कहा, तो फिर अब देर क्या है प्रिय, हम तुम्हें लेने आ गए हैं। चलो हमारे साथ। अब हम एक क्षण भी तुम्हें इस झील महल की कैदी नहीं रहने देंगे। नहीं राजन, आज नहीं। आज आपको यहीं हमारा मेहमान बनकर रहना होगा। आप स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भोजनालय पहुँचे। कहने के साथ ही राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही तालियां बजाई, तड़ तुरंत ही उसकी चारों प्रिय दासियां वहां उपस्थित हुई। राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें आदेश दिया, महाराज को स्नानागार में ले जाओ। चारों दासियां राजा रजनीकांत को स्नानागार में ले गई। अरे, अब तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? हमें स्नान कौन कराएगा? यह निश्चय ही कोई राजपुरुष है।
चारों दासियों ने राजा रजनीकांत को केवड़े व सुगंधित इत्रों से परिपूर्ण जल से स्नान करवाया, फिर उसे वस्त्रागार में ले गई। उफ, कैसी कैसी बेहूदी पोशाकें हैं। यहाँ तो सबसे शानदार पोशाक हो वह निकालो हमारे लिए। सबसे शानदार पोशाक पहनने के बाद जब राजा रजनीकांत को भोजनालय में ले जाया गया तो वह सुंदर से आसन पर ही बैठा और उफ, यह पीपल और चांदी की थालियाँ किसने रखी यहाँ? हटाओ इन्हें। झन झन झनाक सोने की थाली में भांति भांति के पकवान मिष्ठान परोसे गए। तब आहिस्ता आहिस्ता राजा रजनीकांत ने भोजन करना शुरू किया। जी भर खाया, बाकी थाली में ही छोड़ दिया। फिर जब उसे आराम के लिए शानदार शयन कक्ष में ले जाया गया, अरे कोई है? जी हाँ महाराज। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो हमारे पैर दबाओ, पंखा चलो। दो दासियां राजा रजनीकांत के पैर दबाने लगी, दो पंखा चलने लगी। थोड़ी देर में राजा रजनीकांत गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद, क्या देख रही है राजकुमारी जी? यह पुरुष निश्चय ही किसी राजसी खानदान का कुल दीपक है। अब देर करनी उचित नहीं, तुरंत ही विवाह के तैयार हो जाइए। हाँ राजकुमारी जी, अब हम लोगों के इस झील महल से मुक्ति पाने का समय आ गया है। अगली सुबह जब राजा रजनीकांत नींद से जागा तो झील महल में राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत के विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गंधर्व रीति से बिना किसी धूमधाम के एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर राजकुमारी चंद्रिका व राजा रजनीकांत ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह संपन्न होने के बाद के साथ ही जैसे चमत्कार सा हुआ, झील का महल जैसे अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका, चोखेलाल व चारों दासियां जैसे ही महल से बाहर निकले, झील महल तुरंत ही आश्चर्यजनक रूप से फिर से जल में समा गया। रानी चंद्रिका को साथ ले राजा रजनीकांत तो सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन के पास भी गया। राजा सूर्यसेन अपनी खोई हुई पुत्री व उसकी दासियों को फिर से अपने सामने जीती जागती अवस्था में देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी व दामाद का हार्दिक स्वागत किया। आह मेरी बेटी, मैं कितना प्रसन्न हूँ आज, अपनी खुशी बयान भी नहीं कर सकता। जवाई राजा, मैं सूर्यनगर के राजघराने की यह प्राचीन संजीवनी पुस्तक और अपना सारा राज्य भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ दिन भगवान के भजन के लिए भी मोहलत मिलनी चाहिए। राजा रजनीकांत अब दो राज्यों का राजा हो गया था। अपने दोनों राज्यों रतनगढ़ व सूर्यनगर के राज्य करते हुए रानी चंद्रिका के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। रानी चंद्रिका रोज राजा रजनीकांत को अपने सामने बैठाकर भोजन कराती। यह ठीक नहीं लगता प्रिय, इतने सारे दास दासी हैं हमारे यहाँ, फिर भी तुम स्वयं ही अपने हाथ से भोजन तैयार करके हमें खिलाती हो। क्या हमारे हाथ का बनाया भोजन आपको ठीक नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, भोजन तो इतना स्वादिष्ट होता है कि दिल चाहता है कि उंगलियां भी चाट जाएं हम। राजा रजनीकांत का सुख वैभव देख चोखेलाल मन ही मन कुढ़ने और पछताने लगा था। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। यह राजपाट और खूबसूरत सुंदरी जो अब राजा रजनीकांत की रानी है, यह सब कुछ मेरा हो सकता था। मेरी भी मति भ्रष्ट हो गई थी। व्यर्थ ही राजा रजनीकांत को भला किया, जबकि राजा ने तो मेरा सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया था। झील महल के बारे में मैं राजा रजनीकांत को खबर न करता और जबरदस्ती रानी चंद्रिका से विवाह कर लेता तो क्या बिगड़ सकता था मेरा कोई? तब सूर्यनगर का राज्य तो हर हालत में मुझे मिल ही जाता। एक दिन राजा रजनीकांत के दिल में शिकार खेलने का विचार आया। बहुत दिनों से हम जंगल में शिकार खेलने नहीं गए प्रिय, क्यों ना आज शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बना लिया जाए। अवश्य, मैं भी महल में रहते रहते ऊब सी गई हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, किंतु किसी निरीह पशु पक्षी का शिकार हम नहीं करेंगे। मंजूर, हम सिर्फ हिंसक जीव जंतु को ही शिकार करेंगे। और हाँ, शिकार पर अपने साथ विश्वसनीय साथी चोखेलाल को भी ले जाएंगे। तुम्हें इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति होनी है, बल्कि मैं तो आभारी हूँ चोखेलाल की कि उसी के कारण आप मुझे पति के रूप में मिल सके हैं। अगले दिन शिकार का कार्यक्रम बना। राजा रजनीकांत, रानी चंद्रिका एवं चोखेलाल शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे विचार से तो कुछ सैनिकों को भी हम साथ ले लेते तो अधिक उत्तम होता। डरती हो महारानी? तीर कमान भाले तलवार के होते हुए भी हिंसक जंतु हमारे निकट भी नहीं आ सकते। काफ़ी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी जब उन्हें कोई शिकार हासिल न हुआ तो राजा रानी भोजन करने के लिए बैठे। चोखेलाल भी उनसे कुछ दूर भोजन करने के लिए बैठ गया। रानी ने हमेशा की तरह पहले अपने पति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठी ही थी कि उफ, किसी बाज के मुंह से छूटकर एक तोता ठीक उसके भोजन के सामने ही आ गिरा और मर गया। क्या हुआ महारानी? महाराज, सामने अचानक ही यह मुर्दा आ पड़ा है। ऐसे में मैं भोजन करूं तो कैसे? और सामने
परसी थाली छोड़कर उड़ जाऊं तो अन्न का अपमान होगा। बस इतनी सी बात। तुम्हें याद नहीं महारानी, तुम्हारे पिता ने हमें एक पुस्तक दी थी जिसमें संजीवनी विद्या द्वारा पर काया में प्रवेश करने की विधि व मंत्रादि लिखे हैं। अभी तक मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं है। मैं महल से वह पुस्तक लाता हूँ, पूरा मंत्र याद करके किसी भी गुप्त स्थान में अपना शरीर छोड़ आत्मा को इस तोते में ले आऊँगा और उड़ जाऊँगा। तब तुम भोजन कर लेना और मैं तोते के रूप में उड़कर अपने शरीर के पास पहुंच जाऊंगा और पुनः अपना शरीर धारण कर लूंगा। क्यों, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप इस भयानक बियावान जंगल में मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे? ओह, यह तो मैंने सोचा ही ना था। तुम्हें इस प्रकार जंगल में छोड़ना भी उचित नहीं। ऐसा करता हूँ, वह पुस्तक चोखेलाल को भेजकर उससे ही मंगवा लेता हूँ। राजा रजनीकांत ने चोखेलाल को बुलाया और उससे कहा, सुनो चोखेलाल, यह लो हमारा आदेश पत्र और सीधे राजमहल पहुंचकर हमारे महल में पहुंचना। महल में हमारे शयन कक्ष में बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे एक किताब रखी है। आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह वह किताब लेकर हमारे पास आओ। और देखो, किताब खोल कर न देखना, उसे पढ़ना मत। जैसा कि आदेश था, चौकेलाल आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाता राजमहल पहुंचा। महल में पहुंच राजा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ, बिस्तर पर तकिए के नीचे से पुस्तक निकाली, किंतु किताब खोलकर देखने और उसे पढ़ने का लोभ वह स्वर्ण न कर सका। उस अद्भुत किताब को लेकर जब तक वह जंगल में फिर से राजा रजनीकांत के निकट पहुंचा, तब तक वह उस किताब का एक एक शब्द पढ़ चुका था। पर काया प्रवेश की विद्या का मंत्र भी उसे पूरी तरह याद हो चुका था। शाबाश चोखेलाल, ले आए तुम किताब। किंतु चोखेलाल से लेकर राजा रजनीकांत ने पर काया प्रवेश का मंत्र याद किया और फिर एक पथरीली चट्टान के पीछे जाकर उसने अपनी आत्मा शरीर से अलग की और अपनी पत्नी महारानी चंद्रिका के सामने पड़े मृत तोते के शरीर में प्रवेश किया। महारानी के सामने पड़ा मृत तोता तुरंत ही जीवित हो उठा और पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। उधर संजीवनी पुस्तक पढ़कर पर काया प्रवेश का मंत्र जान चुके चोखेलाल के दिल में कपट भरी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी। उसने अपने शरीर से आत्मा को अलग किया और राजा रजनीकांत के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराया और फिर राजा रजनीकांत का शरीर धारण कर वह अपने शरीर के निकट पहुंचा। राजा की तलवार से उसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हा हा हा, अब मैं चोखेलाल ही राजा रजनीकांत बनकर रजतगढ़ में राज्य करूंगा। उधर रानी चंद्रिका के भोजन करने के बाद तोते के शरीर में उड़ता राजा रजनीकांत अपने शरीर के निकट पहुंचा तो अपने शरीर को जीवित अवस्था में देख तथा चोखेलाल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए देख सब कुछ समझ गया। उड़ता हुआ तोता तुरंत अपनी रानी के पास आया और अपनी असली आवाज में बोला, सुन मेरी रानी बड़ी सयानी, मेरे साथ चल गया चाल मेरा नौकर चोखेलाल। तोते बने राजा रजनीकांत ने जल्दी से जल्दी सारी बातें रानी को बता दी। तो रानी बोली, बेफिक्र रहिए महाराज, चोखेलाल को राजा बने रहने की दाल में हरगिज न गलने दूंगी। अब आप जल्द से जल्द उड़ जाइए। वह दुष्ट चोखेलाल यहाँ आ गया तो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दूसरी ओर एक अजब ही संयोग रहा। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चोखेलाल पलटा ही था कि अरे तोता, यह रहा हमारा राजा, कर दूं इसका भी काम तमाम। फिर तो बस मैं ही रह जाऊंगा, राजा बनकर ऐश करूंगा मैं। खचाक! राजा रजनीकांत के धोखे में चोखेलाल ने वहां पत्थर पर बैठे एक जंगली तोते की गर्दन अपनी तलवार की धार से अलग कर दी। फिर खुशी से ऐंठता हुआ चोखेलाल शीघ्रतापूर्वक रानी चंद्रिका के सामने पहुंचा। भोजन कर लिया महारानी जी? हाँ, अब आप चोखेलाल को बुला लें, हम लोग वापस राजमहल चलते हैं। आज तो शिकार का मजा आया नहीं, किसी और दिन यह मजा लेने फिर से जंगल आएंगे। हमें दुख है महारानी जी, हमारा परम प्रिय मित्र शुभचिंतक चोखेलाल एक शेर का शिकार बन गया। शेर उसे उठाकर जाने कहाँ ले गया। हैरी विडंबना, हम आए तो थे शिकार खेलने और अपने साथी को ही शिकार में खोकर जा रहे हैं। ओह, यह तो सचमुच बहुत बुरा हुआ, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है महाराज। अब तो राजमहल वापस लौट चलना ही उचित होगा। धृत कपटी छली, तू चाहे जितनी भी बकवास कर ले, किंतु असली बात तो मैं पहले से ही जान गई हूँ। वक्त आने दे, तुझे धोखेबाजी का अच्छा मजा चखाऊंगी। राजा रजनीकांत बने चोखेलाल के साथ महारानी चंद्रिका राजमहल पहुंची। इस धृत चोखेलाल को सबक सिखाने के लिए धृतता से ही काम लेना पड़ेगा। राजा बनते ही चोखेलाल के तो ठाठ आ गए। ऐश और मजे से उसने कई दिन व्यतीत किए। हा हा हा, सब लोग मुझे चोखेलाल नहीं राजा रजनीकांत ही समझते हैं, मगर मैं महारानी चंद्रिका को तो भूल ही गया। अरे, अब मैं ही उसका पति हूँ। आज रात महारानी जी के सौंदर्य भी भली भांति देख लिया जाए। जब तक मैं चोखेलाल था तब तक और बात थी, अब उनकी ओर देखते हुए भी डर लगता था, मगर अब चोखेलाल की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ गई और आखिरकार आपको आ गई हमारी याद। किंतु यह भी याद है
कि जब तक आप 1000 तोते हमारे लिए नहीं मंगवाएंगे तब तक हम और आप दूर दूर ही दूर रहेंगे। 1000 तोते? मगर इतने तोतों का आप क्या करेंगे महारानी जी? भूल गए आप? आपने हमें वचन दिया था कि इस विषय में आप हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, चाहे हम तोतों के खून से स्नान करें या उन्हें अपने बगीचे में पालें। हमें तोतों को क्या करना है यह बात हम बाद में आपको बताएंगे। रानी चंद्रिका की बात सुन चोखेलाल उलझन में पड़ गया। महाराज ने महारानी को ऐसा कोई वचन दिया है? अच्छा हुआ जो यह बात मुझे ज्ञात हो गई, वरना महारानी जी को मुझ पर शक हो सकता था। किस सोच में पड़ गए महाराज? ओह कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे लिए 1000 तोतों का शीघ्र से शीघ्र प्रबंध करना है। अगले ही दिन राज्य भर में मुनादी करवा दी गई। सुनिए सुनिए साहेबान मेहरबान, राज्य भर के समस्त बहेलियों के लिए खुशखबरी। जो भी बहेलिया जितने अधिक तोते पकड़कर महाराज के दरबार में लाएगा वह उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में पाएगा। फिर क्या था, राज्य भर के बहेलियों में तोते पकड़ने को जैसे होड़ सी लग गई। रोज ही बहेलिया जाल बिछाते, तोते पकड़ कर लाते और जितने तोते लाते उतनी स्वर्ण मुद्राएं राजा से पुरस्कार स्वरूप ले जाते। तोते को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया गया। रानी चंद्रिका पिंजरे के पास पहुंची, किंतु उनमें राजा तोता न था। रानी उदास हो गई। हाय रे, तुम में कोई भी तोता ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार भरी बातें भी कर सके। राजा तोता था बुद्धिमान, वह भला बहेलियों के जाल में कहाँ फंसने वाला था। किंतु एक रात वह राजमहल में महारानी के शयन कक्ष की खिड़की पर पहुंचा। अरे तोता नहीं महारानी, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति राजा रजनीकांत। आखिर तुम राज्य भर के सारे तोतों की दुश्मन क्यों बन गई हो, यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तोतों की दुश्मन नहीं बनी हूँ महाराज, आपको आपके शरीर में पुनः प्रवेश दिलवाने के लिए उपयुक्त युक्ति सूझ गई है। इधर आइए, यह देखिए। रानी चंद्रिका तोते के रूप में उड़ते हुए राजा रजनीकांत को अपने साथ एक विशिष्ट कक्ष में ले गई। उस विशिष्ट कक्ष में बर्फ की सिल्ली पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। पिछले दिनों मेरी प्यारी पालतू बिल्ली मर गई थी महाराज, बस तभी से एक उपाय मेरे दिमाग में आ गया। आप पर काया प्रवेश की अपनी विद्या का प्रयोग कर अपनी आत्मा बिल्ली के शरीर में ले आए, फिर दुष्ट चोखेलाल को धोखे की सजा देने में हमें देर नहीं लगेगी। राजा रजनीकांत ने पर काया में प्रवेश करने की विद्या का प्रयोग कर शीघ्र ही तोते के शरीर को त्याग किया और बिजली के शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट किया। बिल्ली जीवित होते ही बर्फ की सिल्लियों पर से उछलकर रानी चंद्रिका के निकट आ गई। फिर रानी चंद्रिका ने धीमे धीमे स्वर में बिल्ली बने राजा रजनीकांत को अपनी योजना समझाई। रानी चंद्रिका का रात्रि का भोजन दासियों ने उसके कक्ष में ला कर दिया तो बिल्ली बने राजा रजनीकांत ने तोते की मृत देह रानी के सामने लाकर डाल दी। उफ, अब मैं कैसे भोजन करूं? मुर्दा सामने ला पटका। निगोड़ी बिल्ली ने रानी के आदेश पर दासिया राजा के पास पहुंची। महाराज, महारानी जी आपको याद कर रही है। जब तक आप उनके सम्मुख नहीं पहुंचेंगे वे भोजन नहीं करेगी। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा तो आह, आप आ गए महाराज। आज फिर वही दुविधाजनक जंगल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुर्दा सामने पड़ा है, मैं भोजन करूं तो कैसे? बस इतनी सी बात, मैं इस कक्ष से बाहर जाता हूं और अपनी देह त्याग कर आता हूं, फिर तोते के मुर्दे में अपनी आत्मा को प्रवेश कराकर यहाँ से उड़ जाऊंगा। तुम भोजन कर लेना, मैं अपने शरीर के निकट पहुंचकर फिर से अपनी काया में प्रवेश कर जाऊंगा। राजा रजनीकांत बना चोखेलाल महारानी चंद्रिका के कक्ष से बाहर गया और राजा रजनीकांत की देह त्याग अपनी आत्मा को उसने तोते के मृत देह में डाल दिया। चोखेलाल की आत्मा ने जैसे ही तोते के शरीर में प्रवेश किया, रानी चंद्रिका ने झपट कर तोते को दबोच लिया और उसकी गर्दन में डाल दिया एक काला धागा। यह मंत्र सिद्ध काला धागा है चोखेलाल। अब तुम्हारी आत्मा कभी भी इस तोते के शरीर से बाहर न आ सकेगी। अब तुम हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद हो जाओ। ठीक उसी समय राजा रजनीकांत ने बिल्ली की देह त्याग अपने शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कराया और जीवित होकर उठ बैठा। इसे हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद रहने दो। चोखेलाल को अपने लोभ व दुष्टता का अच्छा सबक मिल गया। एक सबक रानी चंद्रिका को भी मिला। चोखेलाल के धोखे से मुझे हमेशा के लिए सीख मिल गई है महाराज। अब मैं कभी छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास नहीं करूंगी। पशु पक्षी तो क्या, इंसान भी तो रोज मरते ही रहते हैं, किंतु प्रकृति का कार्य तो नियम पूर्वक चलता ही रहता है ना। हाय, अब मुझे हमेशा इस पिंजरे में ही रहना होगा। काश मैंने राजा बनने का लालच न किया होता। समाप्त।